from the pattern which we decide, from the several symptoms of the patient, and find out the cause. That is to deroot the disorder or deroot the disease of the patient. I have already studied about so many patterns. However, we will continue to study the pattern of the disorders on the basis of the symptoms of the patient. Today I will discuss certain topics. In our previous discussion, I have already touched, but today one topic will be discussed in detail. Try to understand the cause of disease is mainly three types: internal, external, and other types. Internal, inside the body, mind, body, and spirit. And external, that is outside of the body. The changes which are made in universe, जो ब्रह्मांड में जो चेंजेज होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनका जो हमारे ऊपर असर होता है, that is called external factors, that is called external causes. And we have so many internal causes. The one is, and that is the very important, the emotions. And in emotion, we read about anger, joy, worry, sadness, fear, perseverance, and shocks. So these are the important emotion, and these are the internal factors. These are the internal cause of disease. ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है इमोशन को समझना। ऐसे हमारे अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, हम अपने लाइफ को जब हम चलाते हैं, हम अपने लाइफ को लीड करते हैं, तो हमारा द रोल ऑफ इमोशन प्लेड ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल, इज वेरी इम्पोर्टेंट, रोल इज वेरी इम्पोर्टेंट, और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और इस तरीके के इमोशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स में हम उलझ कर रह जाते हैं, और हम समझते हैं कि दिस इज रियलिटी। कॉज इज नॉट ए रियलिटी, कॉज इज नॉट ए रियलिटी। ये आपको दिमाग में रखना है। कॉज जो है वो रियलिटी नहीं है, ये किसी न किसी वजह से हमारे बॉडी में उत्पन्न होता है। तो हाउ फार आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन इमोशन? हम ब्लेम्ड होते हैं, हमें तकलीफ होती है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं,
और सोशल फ्रेम में हमें बड़े नीचे लेवल पे लोग रख देते हैं, अरे भाई ये बहुत क्रोधी व्यक्ति है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन लोग जो हैं वो हमें एक जगह जो है खड़ा कर देते हैं, ये आदमी बेकार है, उदासीन है, ये किसी चीज से मतलब नहीं रखता। भाई तो हमें समझने की जरूरत है, इस दुनिया में कोई ये बुरा शब्द और अच्छा शब्द होता नहीं है, ये हम अपने लिए बना के तैयार करते हैं, गुड एंड बैड। एक कोई एक्ट होता है, समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई एक्ट होता है, वो हमारे भीतर के हमारे इंटरेस्ट को, हमारे इमोशन को पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है, इट इज ए गुड एक्ट। और नहीं सेटिस्फाई करता है, इट इज ए बैड एक्ट। इट इज एन एक्ट। ये एक एक्शन है, एक काम है, जिससे या तो हम सेटिस्फाइड होते हैं और नहीं सेटिस्फाइड होते हैं तो बैड हो जाता है। So how far I am responsible? वो एक एक्ट और पूरी सराउंडिंग्स में अच्छे बुरे की हम लिस्ट बना के बैठ जाते हैं, अरे वहां मत जाओ वो बुरा है, उनसे मिलो वो अच्छा है। तो मेरा कहना है कि इट इज ए कॉज। कॉज जो है ये कॉज है अच्छा और बुरा होने का। कोई अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता है। तो सोशल लाइफ लीड करते समय आपको इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। तो सेवन इमोशंस, ऐसे तो हम लोग इमोशन पढ़ते हैं, एंगर फूड से पढ़ते हैं, हार्ट से हम क्या पढ़ते हैं, जॉय, अर्थ से पढ़ते हैं एंजाइटी, मेटल से हम पढ़ते हैं सैडनेस, और फिर हम किडनी से वाटर से पढ़ते हैं फियर। तो ये तो है, इसके अलावे भी एक दो तरह का इमोशन हम लोग जोड़कर देयर आर 7 इमोशंस। तो अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एंगर जो है ये क्या करता है। ये हमारे एनर्जी को राइज करता है, यानी हमारा इसके कारण हमारी एनर्जी जो है वो ऊपर की ओर उठती है। ऊपर उठने का मतलब है ये यांग कैरेक्टर एंगर का होता है। ये नीचे डाउनवर्ड नहीं होगा, ये अप होगा एंगर। और जब क्या होगा, एंगर कई तरह का होता है, एंगर, एजिटेशन, फ्लेयरिंग ऑफ एंगर, फिट्स ऑफ एंगर, आएगा बार बार आता जाएगा, बार बार आता जाएगा, गैप देके फिर एंगर आ जाएगा, फिर गैप देके एंगर आ जाएगा। बहुत देखे होंगे आप, देखते होंगे टेलीविजन पे कोई टीचर जो है बच्चों को कैसे पीटता है, मारता है कैसे। दैट इज ए फिट्स ऑफ, दैट इज फ्लेयरिंग ऑफ एंगर। तो ये एंगर जो है क्या करता है, अफेक्ट्स लीवर। अब आप लोग ये देखिए कि एंगर जो है अगर आपको हो रहा है, इसको अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये कितना हार्मफुल है। माताएं जो होती हैं बच्चों पर काफी ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं, उसको पीटने लगती हैं, उसे भला बुरा भी कहती हैं।
एकदम घर का सिचुएशन चेंज कर जाता है। तो क्या होता है, ये तो पहले एनर्जी को राइज करता है, नंबर 1। दूसरा जो है एंगर जो है जब राइज करेगा तो आप देख लीजिए क्या क्या कर सकते हैं। एनर्जी जब ऊपर की ओर जाएगी, तेजी से बढ़ेगी, तो जो फिजिकल सिम्टम्स है वो तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर जाने के बाद जो है वो ब्रह्मा को डिस्टर्ब कर देगी। ऊपर जो हमारा क्या होता है, प्लानिंग, तो एंगर जो है वो हमारे प्लानिंग को डिस्टर्ब कर देगा, बना हुआ प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। एक अजीब सा प्रोग्राम भी बन सकता है, गुस्से में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, प्रॉपर प्रोग्राम नहीं बनेगा, प्लानिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए हम कोई चीज को जज नहीं कर पाएंगे, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, कोलेटरल एविडेंसेस हम नहीं जज कर पाएंगे। तो लीवर को ये इफेक्ट करता है, बड़ा जबरदस्त लीवर को इफेक्ट करेगा। ऐसे भी मूड जो है उसमें जो 2 ऑर्गन होते हैं वो लीवर एंड गॉल ब्लैडर, और उसका इमोशन है एंगर, और एंगर नेचुरली लीवर को इफेक्ट करेगा। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावे एंगर क्या करता है, आपके अंदर में बदले की भावना पैदा कर देगा, रिजेंटमेंट। आप रिजेंट करने लगेगा, रिजेंटमेंट आपके अंदर में आ जाएगा और आप बदले की भावना से ग्रसित होने के कारण जो है आपका प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सपोज कीजिए एक आदमी को आपको कुछ पैसा देना है पढ़ने के लिए, ऐसा एक्ट हुआ कि आपको इतना जबरदस्त एंगर हो गया, आपने एकदम स्ट्रेट वे मना कर दिया विदाउट गोइंग टू द जजमेंट कि ये हम जो जज कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, कुछ बिना उसके बारे में गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग इस्तेमाल किए हुए, डिस्क्रिमिनेट किए हुए हमने सीधे मना कर दिया। उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, एग्जाम में नहीं बैठा, लड़के का 1 साल बर्बाद हो गया, मान लीजिए। तो एक तरीके से बदले की भावना आ जाती है। तो देखिए क्रोध का कैसे कन्वर्सन होता है। एक तो क्रोध कई तरह का होगा, फ्लेयरिंग, एकदम अचानक जो है तालका मचा देगा, हिट्स आने लगेंगे, बार बार आएंगे, उसके साथ एजिटेट होगा, उसके साथ इरिटेशन होगा, उसके साथ रिजेंटमेंट होगा, और उसके साथ अहंकार आ जाएगा। ये सब सारी की सारी चीजें जो है पैदा हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, क्रोध जो है सप्रेशन भी उसको कहते हैं, रिप्रेस्ड होता है, क्रोध दब जाता है। और फिर उस घटना को याद कर करके वही तो मैंने आपको बताया, फिट्स, जैसे आपको याद, आपने काफी मारपीट कर ली, बैठ गए, खाना खाने के समय में फिर याद आ गया आपको, आपने उठाकर थाली फेंक दी, आपने खाना खाने से रिफ्यूज कर दिया। कई घर ऐसे सब सिचुएशन से क्रॉस करता है। बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना, ओवर एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशंस, ये सब सबको याद रखिएगा। अगर बच्चा जो है फ्रस्ट्रेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं दबा हुआ क्रोध तो नहीं है कहीं उसके अंदर, कहीं उसका जो एंगर दब तो नहीं गया है, और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट कहते हैं मुझसे ये काम नहीं किया। अरे जाओ बाजार से सामान खरीद के दे, मैं बाजार नहीं जा सकता, मुझसे खरीदा नहीं जाएगा। ये मैथ्स बना लो, मैं होम टास्क नहीं कर सकता अगली दिन, इसके लिए पूरा घर परेशान है। लेकिन कॉज ढूंढना चाहिए ना, एक्चुअली ये क्यों फ्रस्ट्रेट है।
दूसरा क्या होता है कि ये जो क्रोध होता है ना, ये क्रोध बदल जाता है हिंसक क्रोध। आदमी हिंसा करने लगता है। आपने देखा होगा घर में क्लेश होगा तो मैन हैंडलिंग हो जाएगी, मारपीट होने लगती है, इस तरीके का एक्ट हो जाएगा, हिंसा। अब देखते हैं गांव में लड़ाई होती है, प्रॉपर्टी की थोड़ी सी विवाद हुई, लाठियां चलने लगी, लोग घायल हो गए, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, पूरा घर का घर कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गई। ये क्या हुआ? हिंसक क्रोध है। इसके आपके मन में जो है इसके प्रति वायलेंट आप हो जाएंगे, वो क्रोध। पता नहीं चलेगा कि आगे आप कौन खड़ा है, किसको हम क्या करना है। अगर मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि शत्रुता बढ़ जाती है, घृणा बढ़ने लगती है। एग्जैक्टली, ये जो बदले की भावना जो आती है ना, उसके दोनों के बीच में घृणा भी पैदा होती है। और घृणा इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, आप देखिएगा घर में मिडिल क्लास फैमिली में भाई भाई के बीच में लड़ाई, और वो फिर जो है ये दरवाजा, बगल के दरवाजे बंद कर दिए, और कब उसमें उन्होंने लकड़ी लगवा दी, और उसके बाद जो है वो बहुत लोग सीमेंट से उसको बंद करवा दिया कि नहीं अब हमको देखना तक नहीं। आई डोंट वांट टू सी। जो दोनों भाई बचपन में खेलते थे, एक साथ बड़े हुए पले, एक इंच जमीन के लिए इतना इरिटेशन पैदा हुआ, ऐसा हुआ कि अति घृणा। अति घृणा तुरंत पैदा नहीं होती, घृणा तुरंत पैदा नहीं होती। हमेशा याद रखिएगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं क्रोध का कारण होगा, कहीं ना कहीं क्रोध उसके अंदर में होगा, और वो घृणा पैदा हो जाएगी। और उस घृणा से क्या होगा, नेक्स्ट जो आपके सामने आ गए वो शत्रुता, एनिमिटी बढ़ जाएगी, शत्रु हो जाइएगा एक दूसरे। लोग कहते हैं ना कि खून के शत्रु को एकदम जान मार देने वाला शत्रु वैसा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि क्वांटम ऑफ हेटनेस कितना आपने प्राप्त कर लिया, कितना ज्यादा घृणा आप जो है वो सब हिसाब आपका लगने लगेगा। तो ये सब जो है, जैसे कड़वाहट नहीं हम लोग कहते हैं, बिटरनेस पैदा हो जाना, तो ये बिटरनेस भी उसी सब चीज का जो है एक परिणाम है। उसके बाद आपको जो है ये आपके अंदर जो है आपके चरित्र में भी परिवर्तन, पॉल्यूटेड कैरेक्टर हो जाएगा। ये भी उत्पन्न हो जाती है, इसको ध्यान में रखना है। अन्याय, भीतर में जो है अन्याय करने की बात आई, या किसी प्रकार का दुष्चरित्र आ गया, या दुष्टता जो है से भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये सब सारी चीजों को आपको जो है एक दूसरे से कनेक्ट करने की जरूरत है। तो ये एंगर है। अगर मान लीजिए ये एंगर जो है बहुत लंबे समय तक किसी के अंदर में उपस्थित है, तब उसका क्या होगा कि उसके लीवर की एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाएगी, लीवर का ब्लड जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, लीवर का जो यांग है वो राइज कर जाएगा,
और लीवर का जो फायर है वो प्लेज कर जाएगा। अगर लंबे समय तक, तुरंत में तो आप कुछ कुछ पकड़ लीजिएगा कि इस आदमी को गुस्सा आया हुआ है, लेकिन अगर लीवर स्टैग्नेंट हो जाएगा तो आपको पहले ही बता चुके हैं, स्टैग्नेशन और लीवर की सारे ऑर्गन पे अटैक कर देता है, तो फिर नहीं पकड़ पाइएगा। अगर उस आदमी को ठेकार आ रहा है, यानी बेचिंग हो रहा है, हिकअप हो रहा है, नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो आप नहीं कहिएगा तो भाई साहब को गुस्सा बहुत लंबे समय से था, नहीं पकड़ पाइएगा सिम्टम्स। आपके सामने तो आ रहा है वॉमिटिंग, समझ रहे हैं ना, आपके सामने तो आ रहा है नौजिया, आपके सामने तो आ रहा है डायरिया, समझ रहे हैं ना, आपके सामने तो बर्निंग यूरिनेशन आ रहा है, आप नहीं पकड़ पाइएगा। आपके सामने माइग्रेन आ रहा है, नहीं पकड़िएगा। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं हमको माइग्रेन है, भाई साहब क्रोध तो आप लंबे समय तक कह लिखते हैं किसी न किसी के प्रति, या तो बच्चे को फ्रस्ट्रेट किए हुए हैं, या उसके प्रति, या घर में जो है महिलाएं खासकर जो है जब ज्वाइंट रहने का जरूरत पड़ जाता है तो फिर तो मामला बड़ा ही अजीब सा हो जाता है, कोई ना कोई माइग्रेन का पेशेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो दिखाई पड़ती हैं। क्रोध है तो स्टैग्नेशन आपको पता ही है, तो सारे ऑर्गन पे अटैक करेगा, लंग्स पे अटैक कर देगा तो अस्थमा हो जाएगा। आप इलाज कराइएगा अस्थमा का, लेकिन अस्थमा का कारण क्या हुआ? स्टैग्नेशन, पल्पिटेशन बढ़ रहा है, कारण क्या है? स्टैग्नेशन। डायरिया हो रही है, कारण क्या है? स्टैग्नेशन। प्रोलैप्स हो रहा है, कारण क्या है? स्टैग्नेशन। स्प्लीन पर अटैक, नीचे की ओर चला गया तो सारा जो है वो नीचे का जितना भी सिस्टम बना हुआ है, बड़ी आंत, छोटी आंत, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, ये सबको जो है उसने डिस्टर्ब कर दिया, सबका सिम्टम्स आपके पास पहुंच गया। तो आप बताइए कैसे पकड़िएगा? तो लंबे समय तक जब क्रोध रह जाएगा तो आपको ऐसा महसूस हो जाएगा। उसी तरीके से ब्लड का स्टेटस, वो अपने आप में लीवर सिरोसिस का नाम आपने सुना होगा, कई तरीके का हार्डनेस पैदा हो जाएगा लीवर में। कितनी बड़ी बीमारी हो गई जिसका इलाज भी नहीं है, या है भी तो बहुत खर्चीला। यांग लीवर का अगर आपका बढ़ा, फायर अगर आपका बढ़ा, तो अनदर डिसऑर्डर्स है। एंगर जो है अगर आपको क्या करता है, आपकी एनर्जी को राइज कर देता है, और जब राइज करेगा तो आप समझिए राइज करने का मतलब है ऊपर एनर्जी जाती है, और की को जब ये ऊपर की ओर ले जाएगा तो ऊपर का मतलब ही है कि हेड तक जाएगा, कान में जाएगा, आंख में जाएगा, आपके माउथ में जाएगा, आपके गले में जाएगा, आपके छाती में जाएगा। अब देखिए सबसे मिलता जुलता कैरेक्टर आ जाएगा। हेडेक ऊपर गया, कान में आया तो टिनिटस, कान में तरह तरह का आवाज आने लगेगा। गले में बैठा हुआ है तो डिजीनेस, चक्कर आना, और गले में अंदर की तरफ तो आपको जो है वो क्या लगेगा, जैसे गले में जो है वो क्या चकते चकते निकल जाएंगे, लाल लाल। चेहरे में चेहरा लाल हो जाएगा, प्यास अधिक लगने लगेगी, गला सूखने लगेगा, आपकी जीभ जो है वो लाल हो जाएगी,
टेस्ट आपका बिटर हो जाएगा, तीखापन हो जाएगा, वॉमिट होने लगेगा। वॉमिट में क्या है, कैपिलरीज के बर्स्ट होने का कारण है ड्यू टू हीट, और उससे वो कैपिलरीज बर्स्ट करेगी तो उसमें ब्लड भी आ सकता है। डायरिया, तो इस तरीके से जो है आपको जो है ये सब एंगर की वजह से होगा। एंगर जो है स्प्लीन और स्टोमक को भी जो है वो अटैक करता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है एट द टाइम व्हेन यू इन्वेस्टिगेट पेशेंट। पेशेंट को जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तब तो ये है एंगर से रिलेटेड एक इमोशन। दूसरा इमोशन है उसका जॉय। अब देखिए आदमी कितना गलत फहमी में रहता है कि बहुत हंसो, खूब जॉय, अति आनंद। तो अति आनंद जो है वो आपको क्या है, आपके हार्ट को इंजर करता है, आघात पहुंचाता है, उसको घायल करता है, उसको डैमेज करता है, उसमें इंजरी क्रिएट करता है। इसलिए अति आनंद जो है, आप देखे होंगे कि किसी गरीब आदमी को अगर लॉटरी की सूचना मिलती है तो उसके लिए घातक हो जाता है। You might have heard so many story that a poor man, it was announced that Mr. X, a very poor man, is now eligible for getting lottery of rupees 50,000। आप देखिएगा कि वो शायद ही रिसीव कर सके। Even it causes death, ये प्रॉब्लम है। तो हार्ट को इंजरी, इसलिए अति आनंद जो है ना वो क्या करता है कि आप में सडन, आप में जो है वो एक्सेस एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। और एक्सेस एक्साइटमेंट पैदा होने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी रिलैक्स डाउन होने के बदले रेज हो जाए। बेटा का रिजल्ट निकल गया, वो मान लीजिए पास कर गया या कोई बढ़िया बेहतर पोजीशन पे आ गया, तो घर में जो है कुछ कुछ लोगों के लेवल पे आप देखिएगा कि उसका कोई लेवल ही नहीं है, इतना एक्साइटमेंट हो जाए। दैट इज हार्ड। कोई घर में कोई काम हो गया, अगर वो हो गया तो एकदम एक्साइटमेंट। और मेरा कहना है जॉय होना चाहिए, आनंद का एक लेवल वहां तक रहेगी, अति मत। क्योंकि जब आपको जॉय होता है तो आपका जो एनर्जी है वो उसका लेवल डाउन होता है, यह ध्यान रखिएगा। डाउन होगा तो आप रिलैक्स हो जाइए, हंसिए बोलिए, ठीक है, बड़ा आनंदित रहिएगा, आप रिलैक्स्ड रहिए। लेकिन जहाँ एक्सेसिव एक्साइटमेंट हो गया वहाँ रेज हो जाए, और रेज जब होगा तो हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो जॉय क्या करता है, एनर्जी को स्लो करता है और डाउन करता है। स्लो और डाउन करने से क्या होता है कि रिलैक्सेशन। आप जितना भी तरह से मजाक, लाफ्टर देखते हैं, आप लाफ्टर, आप जोक सुनते हैं, आप एक अजीब इजी सिचुएशन में रहते हैं, तो क्या होता है, रिलैक्स। इसका मतलब है आपके अंदर की एनर्जी डाउन हो रही, स्लो हो रही। और अगर आप में एक्सेसिवली एक्साइटमेंट आ गया तो रेज कर जाएगा। ये जो जॉय है ये जब लेवल पार कर जाएगा तो आपके हार्ट को
डैमेज करेगा, इफेक्ट कर देगा। और जॉय जो है माइंड को पीसफुल और रिलैक्स करता है। तो आपको हम बहुत पहले बताए थे कि हार्ट में माइंड का निवास है, रेसिडेंस ऑफ माइंड जो है वो हार्ट है। समझ रहे हैं ना? अगर हार्ट अति आपको जो है अगर आनंद आ रहा है तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर जॉय सिंपल अगर आपका रह गया तो ये माइंड को कूल कर देगा, पीसफुल सिचुएशन कर देगा और रिलैक्स कर देगा। इसको ध्यान रखना है। जॉय जो है न्यूट्रिटिव और डिफेंसिव की बेनिफिट प्रोवाइड करता है जॉय। आपको याद होगा कि हमने जब एनर्जी पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब फूड की लंग्स में जाती है तो वहाँ पर एयर की के साथ मिलकर ये गैदरिंग की बनाती है, और गैदरिंग की दो तरह का होता है, एक कोर्स होता है और एक जो है प्यूरिफाइड होता है। तो कोर्स जो होता है वो उसको कहते हैं डिफेंसिव की, और ये होती है यांग इन नेचर, और ये चली जाती है स्किन के तरफ और स्किन के नीचे ये बहती है। तो जब भी बाहर से कोई आक्रमण होता है तो ये डिफेंसिव की फाइट करके उस आक्रमणकारियों को डिफीट करती है, मार देती है, और इस तरीके से हमारा शरीर जो है डिफेंड कर लेता है, मतलब डिफेंस हो जाती है और उसको बीमारी नहीं होती। जैसे बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है, वायरस का अटैक हो रहा है, स्किन लेवल पे आ रहा है, मसल लेवल पे आ रहा है, ब्लड लेवल पे आ रहा है, तो हर लेवल पे लड़ाई होती है। और जब हमारे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता, और जैसे जैसे हमारी प्रतिरोधक क्षमता जीतती जाती है, बैटल युद्ध जीतती है, हम वहीं पर उसको हॉल्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे हारती है वैसे वैसे जो इन्वेडर हैं, जो आक्रमणकारी हैं, वो अंदर घुसते जाते हैं और ब्लड लेवल पे आकर हमारे ब्लड में चले आते हैं, और उसके थ्रू हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में फ्रॉम टॉप टू बॉटम सर्कुलेट होते हैं। और उसके बाद जहाँ पर जो है पंच तत्व की कमजोरी पाते हैं, जहाँ पर यीन यांग की कमजोरी पाते हैं, जहाँ पर 10 एलिमेंट्स की कमजोरी पाते हैं, जहाँ पर बात पित्त और कफ की कमजोरी पाते हैं, वहाँ अटैक कर देते हैं और हमारा शरीर जो है वो फिर रोगी हो जाता है। ठीक है ना? और फिर हमारा शरीर जो है वो रोगी हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब हो गया, ये आपको मैंने बताया, न्यूट्रिटिव की जो है वो सारे मेरिडियन में फ्लो करता है, ब्लड के साथ फ्लो करता है, और ब्लड का कैरियर होता है। जैसे आप कोई सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो आप ट्रक पर चढ़ा देते हैं, और ट्रक को भी अगर भेजना हो तो एक बड़े ट्रक पे चढ़ा देते हैं, और बड़े ट्रक को भी अगर आपको भेजना है पानी में तो आप जहाज पे चढ़ा देते हैं, और अगर हवा के मार्फत से भेजना है तो कार्गो में चढ़ा देते हैं। तो एक दूसरे का कैरियर है। उसी तरीके का न्यूट्रिटिव जो है इट इज ए कैरियर। ये प्यूरिफाइड है। प्यूरिफाइड करने का मतलब होता है बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म, डिरल फॉर्म में। डिरल का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर में जड़ता नहीं होती, उसके अंदर में इनर्शिया नहीं होती, उसके अंदर में रुकावट नहीं होती है। उसके कारण वो न्यूट्रिटिव की जो है वो प्यूरिफाइड होता है, आबाद गति से हमारे बॉडी में फ्लो करता है, जिसके कारण जब ट्रक हमारा घूमेगा तो उस पर रखी हुई सब्जी घूमेगी, मंडी टू मंडी जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगा तो कहीं दाम नहीं बढ़ेगा, हर जगह दाम समान होगा,
आलू जहाँ 5 रुपए है तो हर जगह 5 रुपए होगा, हर समय पे सामान पहुंच जाएगा, आम जनता वहां से सामान खरीद सकती है और उसको सस्ते दर पे मिलेगी, महंगाई का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट function of energy that is being performed by nutritive ghee to provide nutrition to all the organs, even सेल के लेवल पे ये आपको पहुंचाती है। यू नो कि आपके बॉडी में 1,40,000 प्रोटीन बनते हैं, हर एक ऑर्गन अपना प्रोटीन बनाता है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी उसको तो वो कैसे बना पाएगा? अगर उसको जो इंफॉर्मेशन चाह रहा है, स्टोमक को इंफॉर्मेशन जो जा रहा है, वो स्टोमक को इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन जो भेज रहा है नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्रोटीन जो बनना चाहिए ABC कोड का, वो बना दिया CABCDEF बना दिया। तो DEF जो है वो क्या है? वो जो है हमारे लिए बीमारी पैदा करती है। अब बताइए कहाँ आप पकड़िएगा? 1,40,000 टाइप्स का प्रोटीन। प्रोटीन किसको कहते हैं? प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन। और अगर प्रोटीन जो है, आप जब सेल को पढ़िएगा सेल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, तो सेल लेवल में एक ऑर्गेनेलिज होता है, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम को साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। और वही ब्रेन खबर करता है कि आपको किस तरीके का प्रोटीन बनाना है। ABC कंबाइंड विथ DEF एक प्रोटीन बनाना है, अभी इमीडिएटली जरूरी है रिपेयर करने के लिए। खबर चली जानी चाहिए, ये चला गया कि आपको बनाना है DEF कंबाइंड विथ ABC। अब प्रोटीन उल्टा बन गया। अब प्रोटीन उल्टा बन गया तो वो बॉडी में जरूरत नहीं हुआ, उसका टाइमली रिपेयरिंग नहीं हुआ, डैमेज बढ़ गया। समझ रहे हैं ना? तो वो आपका प्रोटीन, तो ये सब आपके अगर न्यूट्रिटिव की का फंक्शन नहीं हो तो समय पे जो है न्यूट्रिशन, समय पे एनर्जी, समय पर टेम्परेचर बॉडी का अगर नहीं मेंटेन रहा तो आप देखिए आपका बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन एक से बता रहे हैं तो कितना आपका हंगामा हो। और एक चीज बता देते हैं चलते चलते, ये भी समझना चाहिए, आपके बॉडी में सेल में क्या होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन के दौरान ये टूटता है। टूटने के बाद ये क्रोमोसोम्स बनाता है, जो एक्चुअली पेरेंट्स का गुण जो है वो ऑफ स्प्रिंग में ले जाता है। मतलब माता पिता का गुण जो है उसके चिल्ड्रन में दिखाई देता है। किसी में माता का चेहरा दिखाई देता है, किसी में पिता का गुण दिखाई देता है। तो ये सब जो हेरिडिटी है ये उसी क्रोमोसोम्स के कारण होता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो छोटे छोटे डॉट रहेंगे, उसको हम लोग जीन्स कहते हैं। और जीन्स जो है वही एक्चुअली कैरियर है, जो साइंस डील करता है जीन्स को, उसको जेनेटिक कहते हैं। तो अब देखिए आपका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर और आपका इंटरनल एटमॉस्फेयर अगर सही नहीं रहा तो जो जीन्स आपके बॉडी के लिए अच्छा साबित हो सकता है उसने अपना अच्छा काम बंद कर दिया, और जो बुरा साबित होता है उसने अपना काम बढ़ा दिया। तो क्या हुआ? बीमारी तेजी से बढ़ गई। तो हमको क्या करना है
क्योंकि जींस जो हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है उसका ऑपरेशन जारी रखना है, स्टॉप नहीं करना है, या उसको बुरे काम करने के लिए हमको कन्वर्ट नहीं करना है। तो आप अपने को समझिए कि आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट अगर सही नहीं होगा तो जींस जो है वो क्या करेगा, आपके अंदर में जो है वो चेंज कर देगा सारा, और सारी की सारी जो है गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। तो आप जींस को भी बदल सकते हैं, और जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं उस इस जींस को, बुरे जींस को स्टॉप कर दीजिए और अच्छे जींस को एक्टिवेट कर दीजिए, या बुरे जींस को कमजोर कर दीजिए। आप देखिएगा कि बहुत सा आदमी जो है बचपन में ठीक है, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ एक खास प्रकार का एक्ट करना चालू कर दिया। आप कहिएगा कि कहाँ से सीखा, ये जरूर घूमता रहता है बाजार में, दोस्तों से सीख लिया। नहीं, ऐसा नहीं सीखा, वो उसका अंदर का जींस जो है वो जो इन्वायरमेंट उसको जो मिला, नेगेटिव इन्वायरमेंट जो मिला, उसके कारण जो है एक अजीब सा उसका जो है विपरीत एटमॉस्फेयर बन गया, और जींस जो है उसका स्वभाव में परिवर्तन हो गया। तो आप पढ़े होंगे डीएनए बदल जाना, आरएनए में चेंज आना, वही है। मैं उसके उतने डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। डीएनए डाईराइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर और उसकी बनावट और उसका फंक्शन, लेकिन इतना जानिए कि अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना के चलिएगा तो हो सकता है कि आपके अंदर का जींस एक बड़ी संख्या में जो आपके खिलाफ काम कर रहा है वो अपना खिलाफत बंद कर दे, और जो अच्छा काम करने वाला है वो स्ट्रांग हो जाए, या जो काम खराब कर रहा है वो अपना काम बंद करके अच्छा काम चालू कर दे, नंबर ऑफ गुड जीन्स आपका बढ़ जाए। ये सब भी सारी चीजें होती हैं। लोग कहते हैं कि जेनेटिक इलाज नहीं होता है। जीन्स को आप एक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कीजिएगा, उसके स्वभाव को चेंज कर दीजिएगा बाय बैलेंसिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करके आप कर सकते हैं, अगर आप इस पर सतर्क रहते हैं तो एनीवे ये डिविएशन था। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कुछ चीजें दिमाग में आ जाती है। तो इस तरीके से जब आपका जॉय है तो जॉय डल दी एनर्जी, स्लो दी एनर्जी एंड रिलैक्स दी माइंड एंड बॉडी एंड स्पिरिट। लेकिन अगर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा आपका है, समझ गया ना, एक्साइटमेंट जो है अगर आपका जो है वो ज्यादा हो गया तो फिर वो आपको रेज कर देगा और हार्ट को इंजरी पहुंचा देगा। कभी कभी आप देखिएगा बहुत लोग माइग्रेन वाले जो लोग होते हैं, ये एक्चुअली माइग्रेन का भी जो अटैक होता है ये ड्यू टू एक्साइटमेंट, सडन एक्साइटमेंट। बहुत लोगों को ये जॉय से भी होता है, अति जो है बाद में खूब खुश हो गए, खुश होने के बाद जो है अब माथे में दर्द चालू हो। अगर उनको माइग्रेन का कॉम्प्लेन है यानी स्टैग्नेशन ऑफ लिवर की है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सेसिव एक्साइटमेंट से भी जो है आपको माइग्रेन जो है वो हो जाएगा। कोई गुड न्यूज आपने सुन लिया, कोई अचीवमेंट हो गया,
तो इसको भी आपको समझना है कि एक्सेसिव जो है वो हमारे अंदर में मौज पैदा कर सकता है डिजीज का। सैडनेस, सैडनेस जो है क्या है? सैडनेस हमारा जो है वो कनेक्टेड है लंग्स के इमोशन से, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, और ये कनेक्टेड है हमारे मेटल से, और ड्राइनेस इज कनेक्टेड है इससे। आप जितना सैड होइएगा उतना आपके अंदर में ड्राइनेस आ जाएगा, और ड्राइनेस जब आपके बॉडी के अंदर में आएगा तो पूरा पहला सबसे पहले स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, बॉडी हेयर्स जो है वो आपके ड्राई हो जाएंगे। तो आप पूछिएगा स्किन क्यों होगा? इसलिए कि स्किन एंड बॉडी हेयर्स आर कनेक्टेड टू दी मेटल, मेटल से आपका कनेक्शन है, एंड मेटल इज कनेक्टेड टू ऑटम सीजन। ऑटम सीजन जब ड्राइनेस हो जाता है तो देखते हैं पत्तियां पीली होकर करके सारी की सारी पेड़ से नीचे गिर जाती है। उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर में, यानी मिस्टर एक्स के बॉडी के अंदर में ड्राइनेस आने के बाद क्या होगा? ये पत्तियां सारी झड़ने लगेंगी। पत्तियों के झड़ने का मतलब होता है कि सारी चीजें अपनी जगह से कमजोर होने लगी, स्किन एकदम रूखा हो जाएगा, और तब क्या होगा? जब ड्राइनेस हो जाएगा, उस पर नमी नहीं रहेगी तो स्किन डिजीज आने लगेंगे। लोग कहेंगे इचिंग बहुत होती है, लोग आपके पास कंप्लेन आएगा कि ये एक्जिमा हो गया, तो ये सोरियोसिस हो गया, तो ये अर्टिकेरिया हो गया, तो ये बीमारी है, तो वो बीमारी है, यहाँ पर बॉयल्स निकल जाता है, तो यहाँ सब के सब जो है ना ड्राइनेस से रिलेटेड है, ये पतझड़ से रिलेटेड है। तो ये जितने सीजन है ना सभी आपके पंच महाभूत से कनेक्टेड हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। वुड इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग सीजन, फायर इज कनेक्टेड टू समर सीजन, एंड दिस अर्थ इज कनेक्टेड टू रेनी सीजन, and metal is connected to autumn, पतझड़, और water is connected to winter। विंटर के बाद सीधे जो है आ जाता है बसंत, इसलिए कहा जाता है if winter comes then spring is far behind। अगर विंटर आ गया है तो बसंत बहुत पीछे नहीं है, नजदीक में ही। आप जानते हैं, ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि वाटर जन्म देती है लकड़ी को, ऊट को, ऊट जन्म देता है, लकड़ी जन्म देती है फायर को, फायर जन्म देती है किसको? अर्थ को, अर्थ जन्म देता है मेटल को, और मेटल जन्म देता है वाटर को। ये इसको क्रिएशन थ्योरी कहते हैं, हम बार बार इसको समझाए हैं। अगर मान लीजिए लकड़ी ने जन्म दिया फायर को, और फायर जो है, लकड़ी जल गई तो फायर जलने लगी तो फायर हुआ। मान लीजिए लकड़ी नहीं जली, तब क्या होगा? इसको कहेंगे एंटी क्रिएशन। लकड़ी ने जन्म दिया फायर को, अग्नि को, आग को, आग को जन्म नहीं दे पाई लकड़ी, तो इसको कहेंगे एंटी क्रिएशन, इसने क्रिएट नहीं किया। ठीक उसी तरह से साइकिल घुमा दी, तो क्रिएशन एंटी क्रिएशन। और एक क्या होता है कि लकड़ी ने तोड़ दिया जमीन को, जमीन ने सोख लिया पानी, पानी ने बुझा दिया अग्नि को, अग्नि ने गला दिया मेटल को, और मेटल ने काट दिया लकड़ी को।
ये जस्ट ऐसे जब क्रॉनिक डिजीज हो जाती है तो ये सिस्टम तैयार हो जाता है, इस तरीके से लक्षण आएंगे। इसको कहते हैं सबजुगेशन थ्योरी। और लकड़ी ने तोड़ दिया जमीन को, लेकिन जमीन नहीं टूटा। मान लीजिए छोटा सा पौधा और पहाड़ बगल में है, तो जमीन तो नहीं टूट पाएगा। इसको कहते हैं इंसल्टिंग साइकिल्स, या इसको कहते हैं एंटी सबजुगेशन थ्योरी। इस पर भी डायग्नोसिस होता है। इसको कहते हैं पंच महाभूत का डायग्नोसिस। तो एनीवे चर्चा हुई तो मैंने आपको बताया। तो सैडनेस जो है क्या होता है, उदासी जो होती है ऊर्जा को खोल देती है, माने एकदम इट मेक्स सॉल्यूशन ऑफ द की जो है, की को क्या करती है, की में जड़ता पैदा कर देती है। की क्या है, ईथर है, एनर्जी ईथर है, हवा में है। लेकिन अगर उसमें आप उसको इनर्शिया पैदा कर दीजिएगा तब वो पानी हो जाएगा। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, पानी को आपने जमा दिया, बर्फ हो गया, बर्फ को गला दिया तो पानी हो गया, पानी को हीट कर दिया तो वेपर बन गया, वेपर को कंडेंस कर दिया तो पानी हो गया, पानी को कंडेंस कर दिया, कंडेंस करते जाइएगा तो वो अंत में मेटल बन जाएगा। अब मेटल को गलाते चले जाइएगा आगे तो पानी के बाद जो है स्टीम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, उदासी जो है वो क्या कर देता है कि एनर्जी को जो है, जो वेपर में है उसको पानी बना देता है, घोल बना देता है, सॉल्यूशन बना देता है। तो इसमें उदासी हो जाता है, इसमें सैडनेस हो जाता है, सॉल्यूट। क्या हो जाता है, सॉल्यूट। और जब वो लिक्विड के रूप में आ जाता है, कंटेंट्स अगर वाटर कंटेंट्स हो गया तो वो हो गया उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक्स सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो उदासी जो है वो एनर्जी को खोल देती है, ये आपको याद रखना होगा। उदासी जो है वो क्या करती है, it is connected to lungs is connected to sadness, lungs is connected to sadness, is connected to dryness, and dryness is connected to metal, and metal is a condensed form। अब मेटल को देखिए कैसा है, एकदम सॉलिड होगा उसके अंदर। जमीन को जब आप डिग कीजिएगा, अर्थ के नीचे, जैसे हम बताए पहले अर्थ के बाद होता है मेटल। तो उसके बाद जो है वो जो है, आप जमीन को डिग कीजिएगा तो नीचे आपको माइंस मिलेंगे, कोयले का खान, अबरक का खान, कोई भी चीज का खान जो है ना, माइंस मिलेगा एकदम सॉलिड, जिसमें ब्लास्ट करना पड़ता है। तो देखिए क्या है, आपको जमीन में वो सारे गुण मिलेंगे। पानी भी है, जितने तरह के आपके पंच महाभूत है सब अर्थ में समाये रहते हैं। इसलिए अर्थ को क्या कहते हैं, आधार, बेस। बेस में वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और जब बेस से पानी एब्जॉर्ब होने लगता है तब बेस और डेंस होकर करके मेटल बन जाता है। इसलिए ह्यूमिडिटी जन्म देती है पतझड़ को। जब सारी ह्यूमिडिटी उड़ जाती है तब जो है पतझड़ आ जाता है, बारिश खत्म हो जाती है तो पतझड़ आ जाता है। अब देखिएगा रेनी सीजन के बाद पतझड़, तो ये जो सैडनेस जो है वो लंग्स को वीक करता है। आप जितना ज्यादा उदास रहिएगा उतना आप लंग्स के पेशेंट रहिएगा, उतना ज्यादा जो है आपके अंदर में बॉडी फ्लूइड नीचे नहीं जा पाएगा, डिसेंड नहीं कर पाया जाएगा, तो आपको बलगम हो जाएगा।
मिस्टर एक्स को बलगम हो जाएगा। अब बलगम जब होगा, जब इरिटेट करेगा तो मुंह से बाहर निकलेगा। आपको बताए थे हम, फ्लेगम का फॉर्म, दो फॉर्म होता है, एक तो फॉर्म होता है, एक विदाउट फॉर्म। ये फॉर्म होता है बलगम का। अब लंग्स जो है आपके उदासी के कारण वो बॉडी फ्लूइड नीचे नहीं गया, तो सब बलगम लंग्स में बैठा हुआ है, लंग्स में जमा हो गया, कंडेंस्ड हो गया और बेसिलाई का अटैक हो गया तो ट्यूबरक्लोसिस हो। लंग्स के अंदर में अगर बलगम जो है बाहर नहीं निकला तो प्लूरिसी भी हो सकता है। कोई इन्फेक्शन आ गया, कोई इन्फेक्शन, और लंग्स में वो जगह बना देगा, क्योंकि बलगम जो है वो उसको इन्वायरमेंट देगा, इन्फेक्शन को जगह देगा। इसलिए जो लोग काफी ज्यादा लंग्स से पीड़ित थे उन लोग को कोरोना काल में बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को इनवाइट करता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है। लंग्स सबसे बाद में डेवलप करता है और सबसे ऊपर होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से श्वास आप लेते हैं और सारा चीज जो है इसी से जाता है आपके शरीर के अंदर। तो ये लंग्स जो है कि गड़बड़ होने का कारण उदासी होता है। कभी भी उदास मत हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप डिस्कशन कर लीजिए, बात कर लीजिए, उदास मत हो। उदास होइएगा तब आपको जो है आपका लंग्स जो है धीरे धीरे खराब हो जाएगा। जिसका लंग्स मजबूत होता है उसी को आयरन मैन कहते हैं, और जिसका लंग्स कमजोर होता है वीक, ही और शी वीक पर्सन। इसलिए उदासी कभी नहीं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लॉजिक। अब बात कीजिए, कहाँ आपको उदास कर रहा है आपका मन, कहाँ आपके मन में जो है वो बहम आ रही है, क्यों आप निष्क्रिय होते जा रहे हैं? Why you are spoiling your management of your own family, where your children are deciding, the functional group of the family is deciding, आपकी उदासी के कारण। और उदासी जो है आपके लक्ष्य को कमजोर कर देगा। आपकी ऊर्जा जो है नीचे नहीं जा पाएगी। लक्ष्य की ऊर्जा ऊपर से नीचे जाती है, नहीं जा पाएगी। और ऊर्जा जब ऑर्गन में नहीं जाएगी तो आपको हमेशा थकान लगेगा, शरीर भारी भारी लगेगा, हमेशा बोरियत रहेगी, दिमाग जो है अननेसेसरी बातों में घूमता रहेगा। तो इसलिए जब पेशेंट आपके पास आए तो उनके साथ बैठिए। एक दिन नहीं समझ में आए, दूसरे दिन बैठिए, तीसरे दिन बैठिए, आपको समझ में आएगा कि आखिर पेशेंट में कौन सी चीज की कमी है। सैडनेस जो है वो हार्ट को भी अफेक्ट करता है। आपको मालूम ही है कि ये दोनों जो है अपर वार्मर में होते हैं, हार्ट और लंग्स। आपको हम बताए थे कि अगर श्वास छोड़ने में कठिनाई हो रही है तो दो ऑर्गन, लंग्स और हार्ट, और लेने में कठिनाई हो रही है तो लीवर और किडनी, 4 ऑर्गन का टेस्ट है अनुलोम विलोम में। तो ये जो है आपके लंग्स, आपका हार्ट को डैमेज करेगा। सैडनेस सबसे शुरुआती दौर में हार्ट को डैमेज करता है, और लंग्स जो है वो धीरे धीरे आपका सफर करना चालू कर देगा, क्योंकि ये दोनों अपर वार्मर, मिडिल वार्मर को बाद में तकलीफ होने लगेगी जब एनर्जी नहीं मिलेगी तब, और जब उष्मा नहीं मिलेगी तब, जब उसको फायर नहीं मिलेगा, हीट नहीं मिलेगा, तब नीचे की तरफ गड़बड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यानी मिडिल वार्मर, अपर वार्मर, लोअर वार्मर, सब लोग जो है वो बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ओनली फॉर आपके अंदर में सैडनेस, आपके अंदर में जो है हर चीज का जो है नकारात्मक भाव से देखने का दुख है। सैड लोग क्या करते हैं,
सैड लोग कभी भी जो है दूसरा एस्पेक्ट को सुन ही नहीं सकते हैं। जीवन क्या है, लाइफ कुछ कोई मजा नहीं। चलिए चलिए घूमने चलिए। नहीं नहीं नहीं, घूमने से कुछ नहीं रखा। हम यहीं पर कुर्सी पर बैठे, तो इसको याद रखना है। तो लंग्स गवर्न की, ये आपको हमने बता दिया है। और सैडनेस जो है की को कमजोर कर देता है, और लंग्स के की को कमजोर कर देता है सैडनेस, और श्वास की क्रिया और थकान को पैदा कर देता है। सैडनेस जो है हार्ट को क्रैम्प्ड कर देता है, एजिटेट कर देता है, कमजोर कर देता है उसके की को। और उसके की को कमजोर करने से क्या होता है कि आपको हम बताए थे कि आपके स्किन के ऊपर जो पोर्स होता है उसका ओपनिंग क्लोजिंग भी लंग्स और हार्ट करता है। अगर वो इरेगुलर हो जाएगा तो कभी भी सन धूप में निकलिएगा, सन स्ट्रोक हो जाएगा, पसीना सारा निकलता रहेगा, पानी नहीं पीजिएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगी, बैक्टीरिया और वायरस का अटैक हो जाएगा, कोल्ड हीट और कोल्ड विंड कोल्ड और विंड हीट का मुकाबला नहीं कर पाइएगा। शरीर हमेशा जो है मौसम चेंज में पकड़ा जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद दैट इज द लास्ट करके मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि 36 हो गया है, 10:36। इट विल टेक हार्डली 2 to 3 minutes टू इंट्रोड्यूस। वन इज द फियर। फियर क्या करता है? डर। देखिए डर तो हमारे अंदर में है, लेकिन उसको लॉजिकल जवाब देते रहिए, तब तो ठीक है। अगर डर को आपने जवाब नहीं दिया तो ये अपना खेला करेगा। ये क्या करेगा? आपके किडनी के ऊर्जा को कमजोर कर देगा। इसको याद रखिएगा। और ये क्या करेगा? ऊर्जा जो है वो नीचे की ओर जाने लगेगी, और इसके कई प्रभाव स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे रात में स्वेटिंग होने लगेगा, पल्पिटेशन, धड़कन बढ़ जाएगा, मुंह सूखने लगेगा, गला सूखने लगेगा, इम्पटी हीट पैदा हो जाएगी, रात में बुखार हो जाएगा, चेहरा गर्म लगने लगेगा। तो दीज आर दी फियर। फियर भी बहुत बड़ा चैप्टर है, मगर इतना तो याद रखिएगा किडनी की को प्रॉब्लम करने लगता है। और शॉक जो होता है वो क्या करता है? की को स्कैटर्ड कर देता है, उसको एक डायरेक्शन में नहीं जाने देता है, उसको बिखेर देता है। किडनी और हार्ट दोनों को शॉक जो होता है, वो शॉक मतलब हठात आघात आपको लग गया, शॉक्ड। ऐसा सोचे नहीं थे, ऐसा हो गया, तो शॉक्ड कहलाता है। तो शॉक जो होता है वो किडनी और हार्ट दोनों को प्रॉब्लम करेगा, यानी श्वास लेने और छोड़ने दोनों में फंक्शन में प्रॉब्लम करेगा। ये आपको समझना है। So these are the internal factors which cause the disease and disorder inside of your body. So you have to remove all the causes of internal causes to make your body, make your organ, make your cells balanced and healthy life. Thank you very much. Today class is closed.